हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं सामाजिक अध्ययन डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, जिसके क्रम में दोस्तों हमने देखा था मुगल साम्राज्य। इसके बाद देखा दोस्तों मराठा शक्ति का अभ्युदय, और दोस्तों देखा हमने कि शिवाजी का जीवन परिचय एवं शिवाजी की जो विजय हैं और सफलताएं हैं उनके बारे में। आज हम देखते हैं कि जो विजय सफलताएं प्राप्त हुई उनका कारण क्या था और शिवाजी का शासन प्रबंध कैसा था, केंद्रीय शासन व्यवस्था कैसी थी। तो चलिए देखते हैं बिना देरी करें। तो देखिए, अपनी शासन व्यवस्था के प्रधान शिवाजी स्वयं थे। वह जो है देखिए स्वयं अपने हाथों से इसकी देखभाल किया करते थे। वह अपनी शक्ति का प्रयोग जनता की भलाई के लिए करते थे। शासन काल में राजा को सहायता देने के लिए 8 मंत्रिमंडल का जो है उन्होंने प्रयोग किया करते थे। इन्हें हम अष्टप्रधान कहते हैं। अब देखिए कौन थे अष्टप्रधान, इनको हम समझते हैं। एक को पेशवा कहा जाता है जो प्रधानमंत्री होते हैं, आमत्य या वित्त मंत्री होते हैं, एक मंत्री होते हैं टेटनेस, फिर होते हैं सुमंत सेनापति, देखिए पंडित राव तथा दान अध्यक्ष और न्यायाधीश। यह होते थे दोस्तों 8 प्रकार के जो अष्टप्रधान हुआ करते थे। फिर देखिए प्रांतीय शासन कैसा था। तो शिवाजी द्वारा अपने साम्राज्य को शासन की दृष्टि से निम्न 4 भागों में विभक्त किया गया था। केंद्रीय प्रांत, यह शिवाजी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता था और स्वराज कहलाता था। देखिए केंद्रीय प्रांत के बाद हम देखते हैं आगे। फिर होता है दोस्तों दूसरा होता है उत्तरीय प्रांत। इसमें उत्तरीय बम्बई, कोंकण, दक्षिणी सूरत और बगलाना, देखिए पूना का दक्षिण पठार, डाक तथा कुली प्रदेश सम्मिलित थे। फिर तीसरा था दक्षिण प्रांत। दक्षिणी बम्बई, कोंकण और देखिए सावंतवाड़ी तथा उत्तरी कनाडा से समुद्री तटीय क्षेत्र सम्मिलित थे। फिर दोस्तों चौथा था कि दक्षिणी पूर्वी प्रांत। इसमें सतारा, कोल्हापुर और बेलगांव, धारवाड़ तथा कोपल आज जो सम्मिलित थी, इतने जो है क्षेत्र सम्मिलित थी। इसके बाद दोस्तों देखते हैं सैन्य प्रबंध। शिवाजी की शक्ति का स्रोत उनकी सेना थी। शिवाजी की सेना का प्रधान अंग अश्वारोहियों की सेना थी। अश्वारोही यानी कि घुड़सवार सैनिक थी दोस्तों। जो है उनके जो शक्ति का स्रोत था घुड़सवार सेना थी। प्रथम देखिए बारगीर तथा दूसरे थे सिलेवार। बारगीर में अश्वारोही सैनिक होते थे और जो प्रत्यक्ष वेतन भोगी होते थे। इस सिलेवार अश्वारोही युद्ध हेतु शस्त्रों का प्रबंध स्वयं करके लाते थे। पैदल सैनिकों को पायक कहा जाता था। पैदल सैनिकों को पायक कहा जाता था। इनका मुखिया नायक कहलाता था। इनकी सेना में तोपखाना, जल सेना, विशेष जो है अंगरक्षक भी हुआ करते थे। सैनिकों को नगद एवं जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था। इस प्रकार से दोस्तों उनकी जो है बहुत ही शक्तिशाली सेना थी, जो कि घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे। देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो उनकी नीति थी युद्ध लड़ने की, तो किस प्रकार से वह युद्ध लड़ती थी। दोस्तों इस नीति से जो है बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि गोरिल्ला जो उनकी युद्ध नीति थी, युद्ध प्रणाली थी, वह कैसी थी। तो देखिए इसमें लिखा कि शिवाजी की रणनीति बहुत ही चतुरतापूर्ण थी। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध नीति, छापामार नीति को अपनाया। वे आमने सामने युद्ध करने के स्थान पर अचानक आक्रमण करते थे। वह जो है आमने सामने ना आकर अचानक से युद्ध करते थे ताकि भगदड़ मच जाए। उस करने पर विश्वास रखते थे। वे शत्रु की सेना पर छिपकर आक्रमण करते थे और लूट मार करके पहाड़ियों में छिप जाते थे। इस प्रकार से दोस्तों यही उनकी जो है बहादुर जो सफलताओं विजयों का रहस्य यही है दोस्तों। क्या है दोस्तों? गोरिल्ला युद्ध प्रणाली। इस प्रणाली को अधिकतर प्रयोग करते थे कि अचानक से युद्ध करते थे, उनकी सेना में भगदड़ मच जाती थी दोस्तों। वह जो है लूट मार करके अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने में लग जाते थे दोस्तों। इस प्रणाली का बहुत ही प्रयोग किया है इन्होंने अपनी नीति में। अब देखिए आर्थिक व्यवस्था एवं भूमि प्रबंध कैसा था। तो देखिए दोस्तों शिवाजी ने राज्य की आय हेतु समस्त संभावित साधनों की समुचित व्यवस्था की थी। अन्नदाता के निर्देशन में भूमि का सर्वेक्षण कराया गया। प्रत्येक गांव की भूमि को नापा गया और क्षेत्रफल को लिखा गया। भूमि को उत्तम, मध्यम एवं निम्न श्रेणियों में बांटा गया। किसानों से उपज का 3% लिया जाता था। अन्न कर समाप्त कर दिए जाने के बाद किसानों से उपज का 40% लिया जाने लगा। भूमि पर उपज अथवा नगद के रूप में चुकाया जा सकता था। इस प्रकार से देखिए वाणिज्य तथा व्यापार के क्या नियम थे उनकी शासनकाल में। तो देखिए शिवाजी ने व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें नगरी में अनेक सुविधाएं दी। राज्य के आंतरिक व्यापार के प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें नगरों में अनेक सुविधाएं दी। राज्य ने कल्याण, भिंडी और चोल, राजापुर और देखिए बेनगुली, कोल्हापुर और रायगढ़ इत्यादि प्रमुख प्रसिद्ध नगर व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए थे। इस प्रकार से दोस्तों वहां पे व्यापार हुआ करता था। अब देखिए शिवाजी के शासनकाल में न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो शिवाजी की न्याय व्यवस्था हिंदू धर्म शास्त्रों पर आधारित थी। न्याय
प्रबंध निष्पक्ष एवं उच्च कोटि का था। न्यायाधीश के पद पर धर्मशास्त्रों का ज्ञाता ब्राह्मण नियुक्त किए जाते थे। ये न्यायाधीश दीवान फौजदारी के मुकदमे में किए करते थे। फौजदारी के मुकदमों का निर्णय पटेल भी किया करते थे। अंतिम अपील शिवाजी के पास हो सकती थी और इनका निर्णय अंतिम और शर्मान होता था। ग्रामीण क्षेत्रों के विवाद में ग्राम पंचायतें निपटाती थी। इस प्रकार से देखिए अन्य विशेषताएं थी। इन विशेषताओं को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है कि जैसे कि एक चौथ हुआ करती थी कि मराठों के आक्रमण से बचने के लिए उच्च राज अपनी भूमि उपज का 1/4 भाग मराठों को देते थे। क्यों देते? तो दोस्तों कि जो बाहरी आक्रमण होते थे उनसे बचने के लिए मराठों को जो है 1/4 भाग देते थे ताकि उनसे रक्षा हो सके। फिर देखिए एक होता था सरदेशमुखी। यह कर देखिए कर देश का स्वामी होने के नाते दिया जाता था, जो कि आय का 1/10 भाग हुआ करता था। यानी अपनी जो उनकी आय होती थी उसका 1% उनको हम सरदेशमुखी यानी अपने स्वामी को होने के नाते देते थे। फिर देखिए शिक्षा। शिवाजी के शासन काल में शिक्षा के लिए संगठित तथा व्यवस्थित राजकीय विभाग नहीं था। राज्य के विभिन्न नगरों में विद्वान व जिज्ञासु ब्राह्मणों के निवास निजी शाला के समान शिक्षा के केंद्र थे। राज्य की ओर से संतों, विद्वानों तथा पंडितों को दान दिया जाता था। इस प्रकार से दोस्तों शिक्षा का महत्व था। अब देखिए प्रजा की सुख संपन्नता अगर बात की जाए तो देखिए राज्य के जो कर्मचारी प्रजा के ऊपर अत्याचार नहीं कर पाते थे। जो शिवाजी का शासन काल था उसमें जो है बहुत ही प्रजा खुश थी और संपन्न थी। अब देखिए शिवाजी के शासन काल में बड़ी सुख और संपन्न थी प्रजा। अब देखिए सामाजिक स्थिति। सामाजिक दृष्टि से भारत में प्राचीन काल से ही विभिन्नताएं विद्यमान है। मध्यकाल में भारत में बाध्य शक्तियों के आगमन तथा उनके समाज में घुल मिल जाने के कारण और अधिक भिन्नता आ गई थी। तो सामाजिक स्थिति इस प्रकार की थी दोस्तों। सामाजिक दृष्टि से भारत में जो है प्राचीन काल से ही भिन्नताएं थी, वो भिन्नताएं रही हैं। और फिर देखिए आर्थिक दृष्टि। राजनीतिक एकता एवं स्थायित्व के अभाव में भारत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ गया था। फिर इस समय सूती कपड़ों का व्यापार एवं उद्योग अपने चरम पर था। भारतीय वस्त्रों की मांग यूरोप में सर्वाधिक थी। कृषि की स्थिति अच्छी नहीं थी दोस्तों। उस समय क्या हुआ करता था कि जो सूती वस्त्र होते थे उनका जो व्यापार होता था बहुत ही बड़े स्तर पे हुआ करता था। इतना कृषि को महत्व नहीं दिया जाता था। फिर देखिए सांस्कृतिक स्थिति। 18वीं शताब्दी में बादशाह उमरा व कुलीन वर्ग सभी के चरित्र में गिरावट आई थी। वास्तुकला की दृष्टि से भी किसी भी भव्य इमारत या भवन का निर्माण नहीं हुआ। चित्रकला एवं साहित्य की दृष्टि से भी किसी विशेष कृति का जो है रचना नहीं हुई है मराठा या की शिवाजी के शासनकाल में। इस प्रकार की दोस्तों सांस्कृतिक स्थिति रही। फिर देखिए धार्मिक स्थिति कैसी थी? तो यह सदी धार्मिक दृष्टि से भी संघर्ष सदी थी। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति में हिंदू एवं मुसलमान वर्ग के मत एवं दरार उत्पन्न कर दी थी। किनमें दोस्तों? हिंदू और मुसलमानों में। उत्तरकालीन मुगल शासकों की धार्मिक नीति भी जो है ढुलमुल थी। वे शक्तिहीन होने के कारण कट्टरता की नीति को अपना नहीं सके थे। इस प्रकार की दोस्तों धार्मिक नीति भी रही और शिवाजी का शासनकाल बहुत ही अच्छे से चलता रहा। फिर देखते हैं हम आगे दोस्तों देखिए यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं ईस्ट इंडिया कंपनी। इस चैप्टर को मैं अगली वीडियो में देखूंगा और समझेंगे, अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से प्रश्न 101% बनते हैं। तो दोस्तों इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे अगले वीडियो में। और इस वीडियो में इतना ही। शिवाजी का आपका चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों, मराठा काव्योदय। अब दोस्तों आपका सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पी प्रश्न की मैं एक ही जो है मैराथन क्लास लाऊंगा, जो कि 100+ आपके प्रश्न करा दूंगा। और दोस्तों आपकी समावेशी शिक्षा की जो बहुविकल्पीय मैराथन क्लास है मैं अपलोड कर चुका हूं दोस्तों, उसको देखिए। और या फिर उसकी जो चैनल है अपडेट टेट सीटेट, उस पर आपको समावेशी शिक्षा 3rd सेमेस्टर करके लिंक होगी, उसमें मिल जाएगा। या फिर हम आपके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल देंगे, तो आप वहां से भी देख सकेंगे। दोस्तों यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, इसमें हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से कौन कौन जो है बाहर की शक्तियाँ आई, और डच, फ्रांसीसी जो अंग्रेज किस प्रकार से आए, कब तक किसने शासन किया, किस प्रकार से युद्ध हुए, इन सब को हम अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखिए यहाँ पे कि किसमें यूरोपीय व्यापार का आगमन कैसे हुआ, कंपनी की स्थापना के क्रम देखेंगे, सभी देखेंगे, सन और बाकी का हम इसमें हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। दोस्तों इसको बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है।
पहले इसको लिखना पड़ता है दोस्तों, और चैप्टर वाइज फिर इसकी पीडीएफ बनानी पड़ती है, और फिर जो है आपके साथ हमें शेयर करना पड़ता है। बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों, इसको आप पूरा वीडियो जरूर देखा करें दोस्तों, और बाकी की वीडियो आप सभी देखें, आपके साथ हम हमेशा जुड़े रहेंगे। थैंक यू। आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।